नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो हालात है बद से बदतर हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीसी जो होती थी पहले, विलेज डिफेंस कमेटी, उसे फिर दोबारा जीवित किया जा रहा है एक नए नाम से, विलेज डिफेंस ग्रुप गार्ड्स के रूप में जी। तो सबसे पहले हम यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन के अंदर इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। वहाँ रूस का हमला जो है बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। आज भी उन्होंने बहुत सी बहुत अहम ठिकानों पर यूक्रेन के वहाँ पे बमबारी की है, जिसमें से मिलिट्री हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, मेटर्निटी हॉस्पिटल भी है और भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर बमबारी की है। और इसके साथ साथ जो विश्व युद्ध का जो खतरा है वो भी ज़्यादा मंडरा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम देखिए, हम पिछले कई दिनों से लगातार इस पे यूक्रेन पे ही चर्चा कर रहे हैं। आज 7वां दिन है उसके हमले का, हमला ही बोलेंगे। और जिस प्रकार से वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, बस्तियों पर हमला कर रहा है, वो ये उसकी आपराधिक कृत्य है उसका। ये कोई युद्ध नहीं, जबकि जो यूएन में होता है, जो जेनेवा का कन्वेंशन है, उसमें ये कहते हैं कि आप मानवीय बस्तियों पर हमला नहीं करेंगे। अब वो मानवीय बस्तियों को, अस्पतालों को, मैटरनिटी हॉस्पिटल जहाँ जच्चा बच्चा होते हैं उनको निशाना बना रहा, मिलिट्री हॉस्पिटल को बनाया और तमाम जो इम्पोर्टेंट ठिकाने हैं और की उसके खास निशाने पर है। दोनों जगह जमकर हमला, कल हमने जिक्र किया था 74 के 64 किलोमीटर लंबे उसके टैंक्स जो हैं वो जा रहे हैं। और हम अब अमेरिका में भी देख रहे हैं कि अमेरिका अभी तक केवल जुबानी जमा खर्च कर रहा है। वो केवल ये कह रहा है कि हम देख लेंगे हम, लेकिन सेना नहीं भेजेंगे। और वही जब हमने शुरू पहले बार कहा था, ये सारा गेम हथियार बेचने का है। बिल्कुल। और लेकिन हम इस बात के लिए उसको जरूर बधाई देंगे, हालांकि वो जंग में उनको नुकसान हो रहा है यूक्रेन के लोगों, लेकिन उसका राष्ट्रपति को सलाम करते हैं कि वो राष्ट्रपति इस विपरीत और दुर्गम दुष्कर माहौल में भी उसका मुकाबला कर रहा है। और घबराहट उसके चेहरे में तनिक भी तनाव नहीं लगता कि वो डर गए या वो भाग रहे हैं, जिस प्रकार अफगानिस्तान में वो भागे थे राष्ट्रपति। तो हम समझते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जंग रुक सकती है। मेरा अपना मानना यह है कि दुनिया के मुल्क अभी तमाशबीनी कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहा, चूँकि उसकी अर्थव्यवस्था, उसके शेयर बाजार, उसके कारोबार, उसके सब तबाह हो रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं। उसकी शेयर की वैल्यू, उसकी करेंसी की वैल्यू सब गिरती जा रही है। ये ना हो किसी दिन वो बौखलाहट में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दें। इसलिए ज़रूरी है, पता नहीं हमारे मुल्क की विदेश नीति क्या कहती है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो भूमिका बनती है वो भूमिका हमें निभानी चाहिए। कल मैं यशवंत सिन्हा साहब का सुन रहा था एक चैनल पर, वो बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और वाजपेयी साहब के साथ बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं। और उनके एक शब्द का मायने था, जब वो मंत्री थे तब भी काबिल मंत्री के तौर पे देखा जाता था। कल उन्होंने कहा कि हमारी आखिर भूमिका क्या है। और हम ये भी देख रहे थे कि वहाँ पर जो वहाँ लोग रह गए हैं, इंडियन जो सर्विस भी कर रहे हैं, जहाँ जिन्होंने शादी कर ली, उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी नहीं थी भारत सरकार के प्रति इंतजाम को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एडवाइजरी जारी कर दी। अच्छा, इसमें और पीड़ाजनक स्थिति क्या है, जो हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया सो कार्ड जिसके बारे में कहा जाता है, उसकी भूमिका समझ नहीं आ रही। वो डिफेंड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, विदेश मंत्रालय। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, हमारे आपके बच्चे होते, इनके बच्चे होते, तब इनको दर्द पता चलता कि बच्चे क्या। वहां 20,000 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं और आप किस तरह की बातें करें। 900 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर वो बॉर्डर है जहां वो पढ़ रहे हैं, वो बमबारी में कैसे जाएंगे। जी, आपने एक बात कही कि कहीं बौखलाहट में कुछ ऐसा ना कर दे जिससे विश्व युद्ध हो जाए। एक हम पुष्टि तो नहीं करते हैं इस खबर की, लेकिन फिर भी कहीं से सोशल मीडिया से कहीं से खबर आई है कि पुतिन ने अपने परिवार को न्यूक्लियर सेफ जो बंकर है वहां पे। नहीं, बिल्कुल खबर पुष्ट खबर है, ये पुष्ट खबर है। तो मतलब उसका इरादा कोई पता नहीं, वो किसी भी एक्सट्रीम स्टेप को उठा सकता है। क्योंकि वो देख रहा है कि पूरी दुनिया में भले मुल्क नहीं बोल रहे, लेकिन उसकी एक्सेप्ट चीन को छोड़कर, चीन ने कंबल ओढ़ के उसका साथ दे रखा है, बाकी जितने मुल्क, मैक्सिमम मुल्क हैं, और वो जो है उसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं लगातार। अमेरिका को एक कामयाबी, अमेरिका को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आज तक
अमेरिका ने यहाँ भी अपनी फौज भेजी, यहाँ भी इंटरफेरेंस किया, वहां तबाही हुई। वो पुतिन ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि रूस ने आज तक किसी भी देश में अपनी फौज नहीं भेजी है और अमेरिका हर जगह उसकी फौज जा रही है और मुंह की खा के वापस आ रही है। ये तो बात माननी पड़ेगी। देखिए अमेरिका अफगानिस्तान में उसका क्या असर हुआ दुनिया ने देखा। और देखिए अफगानिस्तान में अगर रूस बैठा था 90s से पहले तो इसको तकलीफ थी, बल्कि वहां पर उसको सपोर्ट किया अफगानिस्तान के लोगों ने, अमेरिका बैठ के उसको बर्बादी हुई लगातार। अब यूक्रेन की भी स्थिति यही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो लगातार अमेरिका को भी ताकीद कर रहे हैं कि जुबानी नहीं, मुझे मदद दो, मदद कर सकते हो, मैं ये तुम्हारे शब्दों पे नहीं आने वाला। वो भी चुनौती दे रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको समझ आ गया कि ये जो कहा गया था नेटो का तुझे मेंबर बनाना है, ये उसी की वजह से शुरुआत वहीं से हुई है। और जिसका मुख्य कसूरवार हम समझते हैं अमेरिका ही है। लेकिन अमेरिका के लिए मुसीबत ये है कि अमेरिका जिस पर अफगानिस्तान में भागा, अब अमेरिका को अंदर खाने ये भी लगने लगा है कि भाई कहीं मेरे यहाँ भी मेरी मिट्टी प्लीज ना हो जाए। नहीं, वही लग रहा है, वही हाँ। लग रहा है सतीश जी इस वक्त। समझे? यूक्रेन तो एक बीच में बन गया है ना। मेन जो युद्ध इस वक्त अमेरिका और रूस का बीच में लगा है, क्योंकि उसको ईयू का मेंबर बनाना और नाटो का मेंबर बनाना के मतलब यही है कि उनकी एक्सपेंशन जो है वो रूस के बॉर्डर तक आ जाती है और रूस ये नहीं चाहता कि वो उसका दखलंदाजी अमेरिका के साथ हो। और अगर रूस यूक्रेन को ले जाता है तो रूस डायरेक्ट जो है यूरोप तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ी उनके लिए चिंता है दोनों। वो भी है जो देखो, अमेरिका को एक चिंता नहीं है, अमेरिका को ये भी है कि जो ताइवान के ऊपर वो डोरे डाले हुए है, चीन कभी भी आक्रमण कर देगा उस पर। ये थोड़ा माहौल को वेगनवाद की स्थिति है चीन अभी, क्योंकि ताइवान भी उसकी स्थिति वही है जो यूक्रेन की थी अमेरिका के साथ। और ताइवान के ऊपर ये लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि चीन ने चेतावनी दी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने जो अब तक करतूतें की हैं भोगना पड़ रहा है। जी जी तो हम समझते हैं। और सबसे बड़ी इन सब बातों की सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जो हजारों छात्र, ये सबसे बड़े वो बेचारे रो रहे हैं। वो आज जम्मू में प्रदर्शन हुआ, एक माँ अपनी बच्ची के लिए पीड़ा, वो पूछ रहे हैं पत्रकार के भाई सरकार से क्या था, वो कहता नहीं मुझे प्रभु राम पे भरोसा, चूंकि राम ही बचाएंगे उसको। सरदार सिख फैमिली की है। जी, जी, और दूसरा कहा कि मुझे लोगों पे यकीन है, सरकार पे नहीं है। जी, जी, जी। वो कह रहे कि रात को मेरी बेटी से बात हुई है, खाना नहीं है, सीवर का पानी बूंद टप टप के पीता है, वो पी रहे। आप देखिए ना, माँ बाप जिनकी औलाद हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो तकलीफ हम पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। जिस तन लागे तो तन जागे। आज थोड़ी सी राहत मिली है कि एक दो फ्लाइट जो है दिल्ली में बच्चों को लेके आई है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अपने जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया और उनको बड़े अच्छे तरीके से वहां से उन ले जाकर उनको फ्रेश हो गए और उसके बाद खाना वाना खिलाया और उसके बाद उनकी जो जगह है जहां पर रहते हैं उन्हें भेजा गया। अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि 8 मार्च तक 46 फ्लाइट्स हो जाएंगी और बच्चों को निकालने की कोशिश करेंगे। मान लिया, लेकिन अभी तक जितने केंद्र सरकार के प्रयास जी, हैं वो ऊंट में जीरे समान है। मैं समझता हूँ उस प्रकार की प्लानिंग। सबसे बड़ी बात है जैसे मैं आपको टोक रहा हूँ, ये लकीर को पीट रहे हैं, सांप निकल चुका है। जिस वक्त इनके पास समय था उस समय कार्रवाई की एयर इंडिया का भेजा था, 1-1 लाख रुपए की टिकट थी, आज फ्री जा रहे हैं। हाँ। उस वक्त वो फ्री करते तो बच्चे वहां मजबूर नहीं होते रहने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे। अच्छा, फ्री क्यों किया, इसके पीछे भी कहानी है। उड़ीसा ने और दूसरे जब स्टेट के लोगों ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे स्टेट के जो बच्चे फंसे हुए हैं हम उनके लिए स्पेशल जहाज भेजेंगे फ्री। सरकार ने कोई दयानतदारी नहीं दिखाई है। सरकार को लगा कि हम पीछे रह जाएंगे। केंद्र सरकार को लगा कि अब राज्य इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम जहाज भेजेंगे, अपने खर्चे भेजेंगे, निकालेंगे नागरिकों को। हम समझते हैं कि आपने ठीक कहा कि देखिए जिस बार कोरोना में इन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाए थे, उस वक्त भी चुनाव थे, अब भी चुनाव है यूपी के। ये कोइंसिडेंस है। भारत की सबसे बड़ी यही मुश्किलात है कि हर 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चलेगी, ये नहीं कर पाए कि 5 साल में एक बार चुनाव हो, सभी चुनाव हो। एक बार जो भी करना करो, हर 2 महीने के बाद, आज एक स्टेट में है, दूसरे 2 महीने के बाद दूसरे स्टेट में है, तीसरी स्टेट में है। इसी तरह ये चुनाव चलते जाते हैं और बाकी जो डेवलपमेंट के काम है वो रुक जाते हैं और बातें बढ़ती जाती हैं। नहीं, वो बात ठीक है। देखिए ना, उससे पहले भी मैं कल यशवंत सिन्हा साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा गल्फ वार में भी 90 से पहले की बात है, कितने करोड़ लोग वहां पर फंसे थे, उनको निकाला गया, कितने लाख, सॉरी।
अब देखिए ना, ये सब आपकी विदेश इस उस पूरे आप चक्र को देखेंगे, इसमें आपकी विदेश नीति भी कहीं ना कहीं शामिल है। आपके मुल्क में दोस्त कौन से हैं, आपके खैर खा कौन से दोस्त हैं, इस पे भी आपको निर्णय लेना पड़ता है। अगर आपने रूस के फेवर में एब्सटेन हुए उसके खिलाफ प्रस्ताव में, तो रूस से कहना चाहिए कि भैया हमारे वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, तुम्हारी मिसाइल से एक हमारा बच्चा मारा गया, तो बाकी बच्चों को तो बख्शो। जो बार बार कह रहे हैं ना, वहां की सेना जो है वो भारतीय जो बच्चे हैं उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, उसका यही रीजन है, बस अब्सटेन करना। बस उनको पता, इस वक्त यूक्रेन के अंदर उनके रग रग में जो या राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद भरा बिल्कुल हुआ है। ठीक कह रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे राष्ट्र के विरुद्ध के गए हैं, इसलिए वो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस वही नहीं दे है रहे। असली राष्ट्रवाद, ढकोसला नहीं है। हालांकि ये असली राष्ट्रवाद वही है। भारत की अपनी राजनीति, हम इस पे नहीं कहते, हो सकता है वो ठीक है कि रूस के साथ भी उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हाँ। क्यों क्या, लेकिन एक रीजन ये है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप रूस के खिलाफ जाएं, हाँ। हम विदेश नीति आपकी, हम विदेश नीति में तो बोलने का हमारा हक भी नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं यूक्रेन में जो बदसलूकी हो रही है हमारे बच्चों के साथ, उसकी वजह यही है जो आप बता रहे हैं कि उनको लगता है कि इन्होंने एब्सटेन किया, हम रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए। और ये तो हर मुल्क का, देखिए ना, हमारे मुल्क में कोई बात होती है, अगर उस मुल्क के लोग यहाँ पढ़ रहे होते, हमारा भी यही आचरण होता, हमको इनको गुलाब की माला नहीं डालते। हम समझते हैं कि इस मामले में ये मामला बेहद संवेदनशील है, और हम इसमें एक तकलीफ पहलू ये भी है, हमारा जो नेशनल मीडिया जिस प्रकार से खबरें प्रसारित कर रहा है, उस पर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। आप देखिए ना, हमारे बच्चे फंसे हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज करें, बैठ के गाली गलौज करवाएं। आजकल दुभाषी हर मुल्क में है, सबको पता चल रहा है कौन से देश का मुल्क का टीवी क्या बोल रहा है हमारे बारे में। जी जी जी। तो इस तरह की भाषा संयम वाली होनी चाहिए। डिबेट करिए, लेकिन डिबेट में ऐसे माहौल में, जबकि हमारे हजारों छात्र वहां फंसे। हम सुन रहे थे कल, देखा नहीं आपने सुना कि वो बच्ची कह रही थी कि हमें पता है मीडिया क्या कर रहा है हमारा। जी जी। यहाँ अगर उनके दिमाग में उनके दिमाग में ये बात बैठ रही है, तो वाच कर रहे होंगे तभी बोले हैं ना। तो ये भी एक बड़ी तकलीफ है। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। बिल्कुल सही कहा। कल ठीक है एक ना? बच्चा के चैनल पे बात कर रहा था, हाँ। वो चैनल का थोड़ा अच्छा इंप्रेशन है जी। उनको पड़ा हुआ है। वो कह रहा है मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी हाँ। बात पूरी सुन लीजिए, क्योंकि कोई भी चैनल मेरी बात नहीं सुनेगा। बिल्कुल। मेरी बात पूरी नहीं सुनेगा, इसलिए आप बिल्कुल। मेरी बात सुनिए। ये आपने ठीक कहा कि बिल्कुल। मीडिया का एक बड़ी जो गैर रोल है, जिम्मेदार गैर जिम्मेदार हाँ। होना। सीजी में जम्मू कश्मीर में जैसे पहले वीडीसी होती थी, विलेज जी। डिफेंस कमेटी, उसमें खत्म हो गई थी, बाद में बहुत सी प्रॉब्लम आई जी। उसमें। तो अब ये इसे फिर दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें विलेज डिफेंस ग्रुप गार्ड के रूप में, ताकि अपने गांव की, खासकर बॉर्डर एरिया जो है उनके गांव की सुरक्षा की जाए। लेकिन पिछली बार से बहुत दिक्कतें ये आई कि इनको समय पे वो पैसा नहीं मिलता था, समय पे जो देना चाहिए जो नहीं मिलता था, बाकी की फैसिलिटीज नहीं थी। 303 बंदूकें इनको दी गई थी, उनके साथ वो AK-47 का क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन इस बार दोबारा इन्होंने उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पे जब छोटे छोटे गाँव में, वहाँ पे जाके आतंकवादी चले जाते हैं, छिपते हैं और मारते भी हैं, उनसे खाते भी हैं, सब कुछ हैं। तो शायद ये थोड़ा उनको डिफेंड कर सके। लेकिन अगर ये फिर वो उसी तरह रहा तो ये सिर्फ कागजों में ही रहेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों हमने DGP दिलबाग सिंह का बयान सुना था, वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। बेसिकली ये उन्हीं का प्रयास है, जो कि कल भाजपा के, परसों भाजपा के नेता मिले हैं जी जी, सुनील शर्मा गृह मंत्री से, और उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम नया रूप देंगे, जो आपने नाम बताया। ये भी कहा कि हम उनको ऑनरेरियम यानी मान दे देंगे, जो उनके सीधे बैंक खातों में जाएगा। तो हम समझते हैं, और आपको पता ही है कि इनकी हिस्ट्री क्या है। जब चिनाब वैली में, खासतौर से डोडा में, एक के बाद एक हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उस टाइम बीजेपी विपक्ष में थी। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता को हम नहीं भूल सकते। जी जी। ये आज जो BDC जब बनी थी, ये उन्हीं का प्रयास था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये कद्दावर नेता उस टाइम वहाँ गए थे, वहाँ के हालात देखे थे। और जब प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता NDA 1 बना, उसमें वो मंत्री बने, तो उन्होंने ये विशेष प्रयास करके BDC बनवाई। लेकिन इसमें विडंबना यह है कि देखिए ना, उस BDC मेंबर अपनी जान हथेली पर रखते हैं, क्योंकि लोकल युवा होते हैं, जीवट होते हैं, मरने मारने को तैयार होते हैं। उनकी दुश्मनी भी होती है, चूंकि जो टेररिज्म के लोकल इन्फॉर्मर होते हैं। अब पिछले दिनों उनसे वेपन लेने की बात होगी थी, वापस लेने की। भाई रहम खाइए, आप क्या कर रहे हैं? जिनकी दुश्मनी है टेररिस्टों के साथ, अब उनको न्यथा कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा, 60 साल की उम्र में, क्या 60 साल की उम्र के बाद उनको छोड़ दोगे मरने के लिए? ये कौन सा तरीका है?
जिंदगी भर जवानी उनकी तुमने इस्तेमाल करी, बुढ़ापा आ गया, तुम कहा तो जाओ चिनाब दरिया में कूद के मर जाओ। तो मैं समझता हूँ सरकार की कई पॉलिसी है बड़ी गलत होती है। हालांकि हम इस चीज की बधाई देंगे गृह मंत्री को कि उन्होंने इसको अब कड़ा इस पर संज्ञान लिया और अब इस पर एक काम करने की कोशिश है। लेकिन बात वही है कि ये सिर्फ कागजों पे दिखाई देगा या अमल में भी दिखाई देगा। और एक बात और है, मेरे को याद आता है अदर जी, मैं जब यहाँ सारा टेलीविजन का हेड था तो मैं स्टोरी करने गया था ठाठरी, डोडा से आगे। मुझे एक लड़का मिला VDC का, राजपूत लड़का था, उम्र उसकी होगी 28-30 साल की। कहता सर, उसको लगा मीडिया गाड़ी, तो सर एक स्टोरी करो। मैंने क्या, वो दौड़ के घर गया और एक फोटो लाया टेरिस की, उसने मुंडी काट के हाथ में पकड़ रखी थी। बस इस तरह का जीवन, अब ऐसे जीवन बिल्कुल मरने मारने को तैयार। अब ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करो भैया। जो आपके आतंकवाद का जो एंटी मिलिटेंसी ग्रिड है, बिल्कुल उसमें एक अहम कड़ी है। यही वो लोग हैं, यही वो लड़के हैं जो गांव के अंदर हैं। वो जमीनी तौर पर जानते हैं यहाँ से कौन इन्फॉर्मर बन सकता है, कौन इन्फॉर्मर हो सकता है, कौन इन्फॉर्मर है। ये सब चीजों की जानकारी यही देते हैं। अपने परिवार को जोखिम में डालते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, परिवार को भी डालते हैं। तो हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए। लेकिन यह है कि अब यह है कि गृह मंत्री जी अब इसको अपना स्पीडी कार्रवाई करके इसको मूर्त रूप दे, ताकि VDC जो नए रूप में बनने जाए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर आज संजीव परगाल जी की स्पेशल स्टोरी भी है एक्सेलसियर में। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और हम साधुवाद कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह को कि आपने अच्छा प्रयास किया और ये है कि ये अमल में आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।